वर्तमान समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसके सामने चुनौतियां और चुनौतियां हैं हर तरह की। झारखंड से किस तरह का लगाव है, क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा रहा है, पृष्ठभूमि यहाँ से रही है, किस तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं आप? देखिए, झारखंड से जुड़ाव कहते हैं विनोद जी पागल हो गए हैं। रांची से वो नेशनल डेली निकालेंगे इसे, बल्कि उसमें इस तरह की बातें भी उस वक्त हुआ करती थी। बात वही बता रहा हूँ, तो बल्कि आपको थोड़ा दुख। प्रभाष जोशी ने कहा कि विनोद जी पागल हो गए हैं, उनको कांके मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, वो वहां से नेशनल डेली निकालेंगे। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, यह है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। आज आदिवासी दुनिया के माध्यम से हम जिस चेहरे से आपको परिचय कराने जा रहे हैं, पत्रकारिता जगत में जुड़े तमाम वो चेहरे, वो बड़े चेहरे कहीं ना कहीं इनसे भली भांति परिचित होंगे। और यह आज मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज हम SN विनोद सर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम बड़े और छोटे न्यूज चैनल और अखबारों में एक लंबा अरसा अपना योगदान देने के बाद कहीं ना कहीं हर वो शख्स इनके सच रह चुके हैं। चलिए हम इनका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जोहार। नमस्कार सर, आदिवासी दुनिया में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी सर, बातचीत शुरुआत हम इस प्रश्न से करेंगे कि झारखंड से किस तरह का लगाव है, क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा रहा है, पृष्ठभूमि यहाँ से रही है, किस तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं आप? देखिए, झारखंड से जुड़ाव कहते हैं तो झारखंड के लिए जो बिहार से अलग झारखंड राज्य के जो आंदोलन चला, उस पंक्ति में हम लोग थे। निर्मल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, जिनकी हत्या हो गई, शिबू सोरेन, वो जमाना था। निर्मल महतो अध्यक्ष थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और शिबू सोरेन वो महामंत्री थे, और बाकी लोग थे साथ में, और हम लोग सब उसमें जुड़े हुए। अब ये कहना थोड़ा अजीब हुआ, लेकिन करीब हर निर्णय में मैंने हम लोगों की भागीदारी रहती थी, वगैरह पूछे नहीं होता। तो वो आंदोलन ही झारखंड के लिए हम लोग चलाए और उसको सफलता पाई। झारखंड स्टेट अगर बना तो वो आंदोलन था जो कि ठीक है, निर्मल तो चले गए। गुरु जी शिबू सोरेन के नेतृत्व में हम लोगों ने माना कि उनका ये उनकी देन है जी। आज झारखंड राज्य है। बड़ी खुशी हुई जब हम लोग को पहले, उसके बाद जो पहली सरकार भी बनी, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने, और सभी लोग काफी अच्छा चला। लेकिन हाँ, जिस उद्देश्य को या जिस संभावना को लेकर हम लोगों ने आजादी का राज्य तो अलग बन गया, स्थापित हो गया झारखंड राज्य। आदिवासियों के हित की बात थी, आदिवासी कल्याण की बात थी, उनके आदिवासी उत्थान की बात थी, जो हमने सोचा था। बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन थोड़ी निराशा हुई बनने के बाद। जो स्थिति शुरुआत हुई और जो आज है, जो मूल उद्देश्य था आदिवासी उत्थान का, शायद वो सफल नहीं हो पाया। कागजों में भले ही रहा हो, लेकिन आप भी गुनती अब जमीनी स्तर पर देखिए जो हम लोग की कल्पना थी। क्योंकि मैं यहाँ बता दूं, उस समय जो हम लोग जो बातें बताया कर, जो तर्क दिया करते थे पृथक झारखंड राज्य के पक्ष में कि क्यों बनना चाहिए, हम लोग पास पूरे दस्तावेजी सबूत थे कि अगर झारखंड राज्य अलग पृथक बनता है तो देश का सबसे धनी राज्य होगा। जो यहाँ माइंस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, जो संसाधन जो थे, प्राकृतिक नैसर्गिक संसाधन थे, और आदिवासियों में जो जज्बा था, यहाँ का जो मूल आदिवासी जो वहाँ थे, उसे देखकर हम लोग कहा कि यह देश का, भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। लेकिन उसमें भी दुखद रूप से अब थोड़ी निराशा हुई, और उसका मूल कारण है जो राजनीति का जो चरित्र इन दिनों बन गया है, स्वार्थ आधारित, बल्कि निज स्वार्थ आधारित जो राजनीति हो गया। शायद वो काम आया, उसने धोखा दिया वो पूरे आंदोलन को। ठीक है, आज झारखंड राज्य अच्छा लगता है, एक झारखंड राज्य अलग है। जो आपने प्रश्न पूछा कैसा लगता है, झारखंड तो हो गया, लेकिन जो मुझे कहने में तनिक भी हिचक नहीं है, दुख जरूर है, पीड़ा जरूर है कि जिस संभावना को लेकर, जिस कल्पना को सामने रखकर, जिस कल्पना को साकार करने के उद्देश्य से ये सारा आंदोलन चला, हम लोग सफलता प्राप्त की, शायद वह सफल नहीं हो पाया, वह आकार नहीं ले पाया। तो आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों को हम यह बताते चले कि ऐसे बहुत कम अवसर हमें प्राप्त होते हैं जब हमें कोई एक ऐसा मौका मिलता है किसी ऐसे शख्स से मिलने के लिए
जिन्होंने कई एक दशक अनुभव में बिता दिया हो, और आज वही वो घड़ी है। एसएन विनोद जी, हम आपको बता दें कि प्रभात खबर रांची के संपादक, संस्थापक और एक वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं। झारखंड, बिहार ही नहीं, कई ऐसे राज्यों में इन्होंने पत्रकारिता जगत में अपना योगदान दिया है। आपको बता दें कि आज आदिवासी दुनिया के माध्यम से हम आपको इनसे रूबरू करवा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर साझा करिएगा, लेकिन यह जो शुरुआती है सर, जरूर ये जिज्ञासा हमारे मन में भी है कि कैसे ये शुरुआत हुई, किस तरह से आपने संघर्ष किया, और आज जो है चारों ओर इस अखबार की हो या फिर आपकी चर्चे हैं। देखिए, इसमें एक और जोड़ दो, बल्कि वो एक ऐतिहासिक तथ्य है, अच्छा लगेगा आपको, शायद ध्यान नहीं गया होगा। आज यहाँ 3 दैनिक हैं, प्रभात खबर, देशप्राण और राष्ट्रीय नवीन मेल। प्रभात खबर मेरे स्वामित्व में निकला, मैंने कहा पहला संपादक रहा। देशप्राण भी मेरे स्वामित्व, 1963 में इसको मैंने साप्ताहिक पटना से प्रकाशन शुरू किया था जी। उसके बाद जब नागपुर चला गया था नागपुर, फिर बलबीर दत्त जो रांची एक्सप्रेस के संपादक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, अपना अखबार निकालना चाहते थे, तो उन्हें जानकारी थी कि टाइटल मेरे पास है देशप्राण का। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनको दे दिया। तो ये 2 दैनिक जिसके मेरे द्वारा, राष्ट्रीय नवीन मिल जाओ, वो भी मैंने एक अपने मित्र के लड़के से शुरुआत की। कहाँ से? पलामू से शुरुआत। मैंने देश का सबसे पिछड़ा जिला पलामू, देश का सबसे पिछड़ा जिला, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वहाँ से दैनिक अखबार, वो बजाज है, सूरज बजाज में, उनके पिताजी मेरे मित्र थे। मैंने कहा कि नहीं, तो पहले तो बड़े वो लोग विचलित हुए थे। मैंने कहा बिल्कुल, ये देखो इतिहास रचा जाए, अब तुम करो। वहाँ से निकाला, बहुत सफलतापूर्वक चला वो, आज उसके संस्कृत रांची से भी हैं। तो ये झारखंड की भूमि इस मामले, चूंकि मैंने देखा कि यहाँ का जो पाठक वर्ग अर्थात आम जो लोग हैं, वे काफी सजग सतर्क हैं और इस महत्व को समझ, सूचना के महत्व को समझते हैं, और सूचना का जो माध्यम हम लोग अखबार को बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पत्रकारिता की। लेकिन पत्रकारिता धर्म होता है, अगर ठीक है हम आम लोगों से जुड़ते हैं, तो इसमें एक आता है कि हमारा काम है हम सत्ता को आईना दिखाने का। ये पत्रकारिता धर्म में आता है। उद्देश्य बहुत पवित्र है, इसको मैं चिन्हित करना चाहूँ। उद्देश्य बहुत पवित्र है। हम इसलिए आईना दिखाते हैं ताकि उन्हें पता लग जाए कि उनके चेहरे पर कहाँ दाग धब्बे लगे हैं, उससे वो छुटकारा पा सकते, सफाई कर सकते हैं। हालांकि अब वो सत्ता को आईना दिखाने का दूसरी अर्थ में लिया जाता है, लेकिन उद्देश्य, जब मैंने कहा कि पवित्र उद्देश्य ये था। सर, वर्तमान परिदृश्य में पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है। आपके दौर का पत्रकारिता और अभी के पत्रकारिता में माफ करिएगा, क्या कुछ परिवर्तन है और क्या कुछ ऐसी नई चुनौतियां आ खड़ी हुई है अभी वैसे युवाओं के बीच जो अपना करियर बनाने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं? देखिए, पत्रकारिता वर्तमान समय के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसके सामने चुनौतियां चुनौतियां और चुनौतियां हैं, हर तरह की चुनौतियां हैं। जो पिछले दौर की, जो अपने दौर की बात आप कर रहे हैं, वो कोई तुलना नहीं कर सकते। और यह काफी पीड़ा के साथ यह स्वीकार करना पड़ा कि आज कुछ अपवाद हैं, ऐसा नहीं, अपवाद स्वरूप कुछ लोगों को छोड़ दें, तो जो पत्रकारिता धर्म है उसका निर्वाह नहीं हो रहा है। आज इसको जिस तरह से इसका स्वरूप बदल गया राजनीति को लेकर के, अब उस तरह कई तरह से दबाव, प्रलोभन सब है उसमें। वर्तमान दौर में सबसे जो दुखद स्थिति ये है कि मीडिया, अब तो मीडिया कहता है, मीडिया के ऊपर राजनीतिक दबाव या सत्ता का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैंने कहा दबाव और प्रलोभन, 2 शब्द का इस्तेमाल किया। चाहे वो आप प्रलोभन में आइए, साथ दीजिए, या दबाव में आइए। और इसका इतना खराब असर पड़ा है मीडिया के ऊपर, या जिसकी आप बात कर रही हैं, तुलना कर रही हैं, हम तुलना कर ही नहीं सकते। आज खबरें कहाँ हैं? खबरों का ईमानदार विश्लेषण कहाँ है? एक पक्षी है। आप सारे चैनल खोलिए, क्या आपको मिलता है? सारे चैनलों पर डिबेट चलते हैं, क्या मिलता है? क्या यह मात्र संयोग है कि एक ही सब्जेक्ट पर लगभग सारे चैनल पर एक ही सब्जेक्ट पर डिबेट हो रहे हैं, उस बहस हो रहे हैं, और एंकर्स की जो भूमिका है अब उस पर टिप्पणी करना बेकार है। जो ये स्थिति है, ये दौर बहुत ही, इसलिए मैंने कहा कि चुनौती का दौर। अब इसका सामना कैसे करेंगे पत्रकार और आज के पत्रकारिता, यह बड़ी चुनौती है। मुझे विश्वास है, चूंकि जो इतिहास भी सामने है, कैसे दौर आते हैं। हम लोगों ने आपातकाल का दौर देखा है, प्रेस सेंसरशिप का दौर देखा है, उसके बाद भी हम निकले, तब करके निकले, कहीं कोई समझौता नहीं किया, कहीं झुके नहीं। तो आज मुझे विश्वास है कि ये दौर भी समाप्त होगा, एक आता है, सामना कर रहे हैं,
दुखद जरूर है कि आज पत्रकारिता नहीं हो रही है। कुछ अपवाद छोड़ दे, कुछ लोग कर रहे हैं, तो उनकी जो हालत है, सो अब जब आपका मैं अब ध्यान में आ गया एक अपना उदाहरण जी, कि किस तरह से अभी मैंने कहा प्रेस सेंसरशिप का आपातकाल के दौर का और आज के तुलना के अभी जो विपक्ष ने जो अलायंस बनाया, इंडिया अलायंस विपक्ष ने बनाया, आपको ध्यान में होगा प्रधानमंत्री की जो प्रतिक्रिया उस पर आई, उन्होंने इसे घमंडिया अलायंस निरूपित किया। घमंडिया समझ देखा, इंडिया को घमंडिया। मैं ट्विटर पर बहुत एक्टिव था, मैंने उस दिन ट्वीट किया जब घमंडिया शब्द से बता देता हूं क्या ट्वीट था कि प्रधानमंत्री के मुंह से घमंडिया जैसे निम्न स्तरीय शब्द शोभा नहीं देते। बस। और में सबसे जो दुखद स्थिति यह है कि मीडिया, अब तो मीडिया कहता है, मीडिया के ऊपर राजनीतिक दबाव या सत्ता का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैंने कहा दबाव और प्रलोभन दो शब्द का इस्तेमाल किया, चाहे वो आप प्रलोभन में आइए साथ दीजिए या दबाव में आइए, और इसका इतना खराब असर पड़ा है मीडिया के ऊपर कि आज जिसकी आप बात कर रही है, तुलना कर रही है, हम तुलना कर ही नहीं सकते। आज खबरें कहाँ हैं, खबरों का ईमानदार विश्लेषण कहाँ है? एक पक्षी है। आप सारे चैनल खोलिए, क्या आपको मिलता है? सारे चैनलों पर डिबेट चलते हैं, क्या मिलता है? क्या यह मात्र संयोग है कि एक ही सब्जेक्ट पर लगभग सारे चैनल पर एक ही सब्जेक्ट पर डिबेट हो रहे हैं, उस बहस हो रहे हैं, और एंकर्स की जो भूमिका है अब उस पर टिप्पणी करना बेकार है। जो ये स्थिति अभी, ये दौर बहुत ही, इसलिए मैंने कहा कि ये चुनौती का दौर। अब इसका सामना कैसे करेंगे पत्रकार और आज के पत्रकारिता, यह बड़ी चुनौती है। मुझे तो विश्वास है, चूंकि जो इतिहास भी सामने है, कैसे दौर आते हैं। हम लोगों ने आपातकाल का दौर देखा है, प्रेस सेंसरशिप का दौर देखा है, उसके बाद भी हम निकले, तब करके निकले, कहीं कोई समझौता नहीं किया, कहीं झुके नहीं। तो आज मुझे विश्वास है कि ये दौर भी समाप्त होगा, एक आता है, सामना कर रहे हैं। दुखद जरूर है कि आज पत्रकारिता नहीं हो रही है। कुछ अपवाद छोड़ दे, कुछ लोग कर रहे हैं, तो उनकी जो हालत है, सो अब जब आपका मैं अब ध्यान में आ गया एक अपना उदाहरण कि किस तरह से अभी मैंने कहा प्रेस सेंसरशिप का आपातकाल के दौर का और आज के तुलना के अभी जो विपक्ष ने जो अलायंस बनाया, इंडिया अलायंस विपक्ष ने बनाया, आपको ध्यान में होगा प्रधानमंत्री की जो प्रतिक्रिया उस पर आई, उन्होंने इसे घमंडिया अलायंस निरूपित किया। घमंडिया समझ देखा, इंडिया को घमंडिया। मैं ट्विटर पर बहुत एक्टिव था, मैंने उस दिन ट्वीट किया जब घमंडिया शब्द से बता देता हूं क्या ट्वीट था कि प्रधानमंत्री के मुंह से घमंडिया जैसे निम्न स्तरीय शब्द शोभा नहीं देते। बस। कहीं इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया तत्काल, उसके बाद आज तक। अच्छा, ये तो मैं दिखा सकता हूं, अभी सस्पेंडेड। ये एक उदाहरण है। ये तो मैं यहां बाहर बैठ कर गया, तो ये पूरे देश में क्या हो रहा होगा। मैंने कहीं भी जिसको बोलते हैं असहमति के स्वर, ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को स्वीकार नहीं है। इसीलिए आज जो हम जब अभी आलोचना की चैनलों की हालत देखा, तो उसके पीछे ये सब कारण है। जब आप एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे बहुत सारे सहयोगी दिल्ली में हैं जो सत्ता के नजदीक भी हैं और ये सब IT सेल वगैरह को देखते हैं। मैंने इसके ऊपर पूछा जैसा क्या, तो मुझे बताया गया कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके ट्वीट को पढ़ करके कहीं से निर्देश मिला हो कि इसे क्लोज करो। ऐसे डेवलप किए गए डिवाइस कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स, अगर ये प्रधानमंत्री या सत्ता के खिलाफ कुछ उपयोग में आता है तो ऑटोमेटिकली वो आपका सस्पेंड होता है। अब बताइए, ये स्थिति देश में चल रही है, अब इसे क्या कहिएगा। इसमें नतीजा तो है कि बहुत सारे जो अच्छे पत्रकार, अच्छे लेखक, जो मैं अभी दिल्ली राजधानी बदौल लिखने वाले बैठे हुए हैं, वो बेचारे रोते हैं। कोई छापेगा कौन, लिखेगा। अब आके एक सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, वो एक स्वतंत्र मंच है, लेकिन आपको ध्यान में होगा उस पर भी अंकुश लगाने की तैयारियां चल रही हैं। ये सोशल देख लिए सामने उदाहरण। जैसे लोकतंत्र की जो परिभाषा है, क्या ये पूरी परिभाषा ही खतरे में? देखिए, जो आरोप लग रहे हैं, आशंका व्यक्त की जा रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो वहां मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र की हत्या कोई नहीं कर सकता। इतना मजबूत हमारा लोकतंत्र है
और यहाँ के लोग जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। अरे जब अंग्रेजी शासन के खिलाफ हम सड़कों पर निकले, लाखों लोग जेल में गोलियां खाई, मर गए, फांसी पर चढ़ गए, तो ये क्या है? ये वो नहीं है। लेकिन हाँ, वो कहा कि स्वरूप बदलने के बाद, इसकी परिभाषा बदलने के बाद उसकी ओर जरूर तैयारी हो रही है। इसके स्वरूप बदलने जो चिंता का विषय है, और इसका विरोध हर स्तर पर होना चाहिए, होगा, मुझे विश्वास है। और कोई भी सत्ताधारी अंततः जन इच्छा के सामने उसे झुकना ही पड़ता है, और जन इच्छा हमेशा पत्रकारिता धर्म के समर्थन में रहेगी, उसके साथ रहेगी। जी, और एक आखिरी सवाल लेते हैं सर। आदिवासी दुनिया चैनल के माध्यम से हमारा चैनल लगातार आदिवासियों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, फिर चाहे जल जंगल जमीन बचाने की बात हो, आदिवासियों की पहचान सरना धर्म की बात हो, उसे तमाम चीजें हमारे चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड के आदिवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यह जैसे कहा शुरू में कि जब झारखंड राज्य की स्थापना हो रही थी, तो हम लोगों का तर्क होता था कि यह देश का सबसे धनी राज्य होगा, सबसे मजबूत, सबसे अस्थायी ये राज्य होगा, जो नहीं हुआ। लेकिन उस दिशा में अगर प्रयास करें, और यहाँ जो आदिवासी मानुष हैं, उनके साथ जो लोग, हमारे जैसे लोग जो जुड़कर चलते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, या उनमें जो नेतृत्व, वर्तमान नेतृत्व में ठीक है कमी है, अभी कोई शिबू सोरेन चूंकि वो अस्वस्थ हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, अब उनके बेटे कर रहे हैं मुख्यमंत्री बने, लेकिन जेल जाना पड़ा, देखिए स्थिति है। लेकिन वो परिवार आज भी जागरूक है, और उनके साथ लोग हैं, हजारों लाखों आदिवासी ऐसे हैं जो एक नेतृत्व के आह्वान पर सड़कों पर निकलने के द्वारा पूरी स्थिति को बदल दे सकते हैं। तो जो मूल कल्पना थी आदिवासी राज्य की पृथक, उसकी पूर्ति नहीं हुई है। उस दिशा में इन्हें काम करना चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर, जिस कल्पना को लेकर आंदोलन चला और सफलतापूर्वक चला, राज्य हासिल कर लिया, लेकिन वो उद्देश्य अभी तक सफल नहीं हुआ है। एक मजबूत, सुदृढ़, सर्वाधिक धनी झारखंड राज्य की, उस दिशा में सबों को काम करना चाहिए। जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, तो यह थे हमारे साथ SN विनोद सर जी, जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता में से जुड़े हर लोगों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने विचार साझा करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज़, और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।